किस पे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो हो गया था शायद हमारा, मतलब वैसे टॉपिक हमारा जो चल रहा था दैट वाज योर पोस्ट गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर। पोस्ट गुप्ता एम्पायर में हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे बताओ? शुरू से लेके अब तक हमने कौन कौन से एम्पायरों के बारे में पढ़ा पोस्ट गुप्ता में? सबसे पहले तो हमने कौन सा पढ़ा था? मौखारीज पढ़ा था। ठीक है, मौखारीज में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था बताओ? मौखारिज में हमने पतंजलि का देखा था कि भैया पतंजलि एक इनके टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, और एक इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था। बेसिकली मौखारिज में इंपॉर्टेंट कौन हुआ करते थे बताओ? हम्म, यस। फिर उसके बाद कौन आए थे मौखारिज के बाद? बताओ, मौखारी के बाद कौन आए थे? पुष्यभूति। याद रखना, उसके बाद इंपॉर्टेंट आए थे पुष्यभूतिज। ठीक है, तो पुष्यभूति हमने पढ़ा था। पुष्यभूति के बाद ही हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था? हर्षा के बारे में। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे दो तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट आए थे। जैसे एक तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है क्या? बाणभट्ट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? क्वीन सांग। और तीसरा, मतलब हर्षवर्धन खुद भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्षवर्धन खुद भी क्या रहा है? एक पोएट रहा है ना। बाकी जैसे बाणभट्ट हो गया, और हर्षवर्धन के टाइम पे बहुत सारे पोएट और भी रहे हैं। जैसे बाणभट्ट की तो मैंने आपको जो रचनाएं थी वो बताई थी। बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा हुआ है? सॉरी, ठीक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी है, वेरी गुड। और हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा है? रत्नावली। और किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, वो किसने लिखी है? विशाखदत्त ने, पक्का? विशाखदत्त किसके टाइम पीरियड में था? लोग कुछ आइडिया किधर होगा विशाखदत्त वगैरह? चंद्रगुप्त मौर्य, पक्का? फर्स्ट वाला? मौर्य वाले में था कि गुप्ता वाले में था, ये डिसाइड कर लो। गुप्त वाले में था, चलो ठीक है। ऐसे करके याद रखना है, क्योंकि आपसे पता है कभी कभी कैसे सवाल पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछ लेता है भैया कौन किसके समकालीन है। अब समकालीन का मतलब होता है कौन किसके राजपाट में रहा है। जैसे पतंजलि के बारे में हम लोग एक बार कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, कि पतंजलि किसके टाइम पीरियड पे था, तो भाई कौन था उसके टाइम पीरियड में, क्योंकि उसने भाई जिक्र तो उनका भी किया था, लेकिन था किसके टाइम पीरियड में। तो इस तरह की चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके, ये ध्यान रखना। फिर हर्षवर्धन लास्ट एक चीज के लिए जिसके लिए इंपॉर्टेंट था, दैट इज योर बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म में क्या हुआ था? क्योंकि भाई इन्हीं के टाइम पे यहाँ पर क्या हुई थी? बौद्ध संगति हुई थी। कौन से वाली बौद्ध संगति हुई थी यहाँ पे? कौन सी काउंसिल हुई थी? एक सेकंड, हर्षवर्धन, सॉरी, हर्षवर्धन के टाइम पे नहीं थी। हर्षवर्धन के टाइम पे बुद्धिज्म में क्या मेजर चेंज आया था बताओ? किसी चीज के बारे में तो पढ़ा होगा, हर्षवर्धन एंड बुद्धिज्म। ये पहले क्या हुआ करते थे? शैविज में थे कि वैष्णविज में थे? वैष्णविज, पक्का? शैव तो नहीं थे? हाँ भाई, बताओ बताओ क्या थे ये? वैष्णव थे? इधर पे बताओ क्या लिखा है आप लोगों ने? वैष्णव है, पक्का? देखो जरा कहीं पे लिखा है आप लोगों ने? इन इज अर्ली लाइफ हर्षा वाज डिवोटेड शैव बट लेटर बिकम दी लेटर बिकम बुद्ध। ये शुरू में शैव हुआ करते थे, ठीक है। बाद में इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, और बुद्धिज्म में भी कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म अपनाया इन्होंने? हाँ, यार बुद्धिज्म अपनाया। क्लियर? इनके टाइम पे दो चीज हुई थी, एक हुई थी आपकी क्या, कन्नौज असेंबली, और दूसरी हुई थी क्या यहाँ पे, इलाहाबाद वाली। देखना इलाहाबाद वाली थी कि कौन सी थी? कन्नौज, और दूसरी इलाहाबाद असेंबली हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते थे, हर्षवर्धन हर 5 साल में एक मीटिंग रखते थे। हर कितने साल में? 5 ईयर में एक मीटिंग रखा करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी जो आपको हर्षवर्धन की याद रखनी थी। सोसाइटी हमने कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल किसकी तरह था? पोस्ट गुप्ता की तरह हुआ करता था। भाई जैसे गुप्ता किसी के फिड्यूशरी थे, ये लोग भी गुप्तास के फिड्यूशरी हुआ करते थे। क्लियर? तो आई होप गुप्तास वगैरह हो गया आपका, मतलब गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें?
पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अब इम्पोर्टेंट राष्ट्रकूट। हाँ, ये किया था हमने राष्ट्रकूट वाला। हाँ जी, राष्ट्रकूट कर लिया था हमने कि नहीं किया था लास्ट? तो मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ तक नहीं किया था। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो राष्ट्रकूट के बारे में याद रखना, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट? यस, हु वाज द फाउंडर? इनका नाम है दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग इनका नाम है जिन्होंने राष्ट्रकूट को फाउंड किया था। बेसिकली किस पर्टिकुलर एरिया में रहा करते थे ये? तो ये रहते थे आपका जो महाराष्ट्र साइड का एरिया है ना, जहाँ पर आपका गोदावरी नदी बहती है, उसके आसपास वाले इलाके में रहते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो जो गोदावरी का इलाका था, गोदावरी जिसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, तो और जो साउथ की आई थिंक पेरिनियल रिवर्स में से जो पेनिसुलर रिवर्स है उसमें सबसे बड़ी भी है आपकी गोदावरी, उस नदी के किनारे पे इनका क्या हुआ करता था? राजपाट बसा हुआ करता था। क्लियर? याद रहेगा ये। इनकी जो कैपिटल, इनकी जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या आया करता था वो याद रखना। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, इनकी टेरिटरी में कलिंगा आया करता था। थोड़ा सा आप एग्जाम मतलब उसमें इमेजिन कर सकते हो कि कितनी लंबी या कितनी बड़ी इनकी टेरिटरी थी। कलिंगा आया करता था, कोसाला, कांची, सिरसिल, मालवा। ठीक है, तो इस तरह के लगभग लगभग बहुत सारे एरिया थे जो इन्होंने कैप्चर किए हुए थे। तो आप मान सकते हो कि मॉडर्न डे महाराष्ट्र और सम पार्ट ऑफ कर्नाटका जो क्या था इनके अंडर पे आया करता था। इतना क्लियर हुआ? और क्योंकि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से कहाँ तक जुड़े हुए थे? उड़ीसा तक। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ तो महाराष्ट्र तो ऐसे करके है, ठीक है, तो इनका जो एम्पायर था वो कुछ ऐसे करके हुआ करता था, इस तरीके से कि भाई पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ कर्नाटक। क्लियर? इनकी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज मान्यखेता। ठीक है, कैपिटल क्या है? मान्यखेता इनकी कैपिटल हुआ करती है। ठीक है, मैंने नोट्स आपके प्रोवाइड कर दिए थे, आप लोगों को मिले अभी नोट्स? नहीं मिले? मिल जाएंगे, ठीक है, कन्वर्ट हो रहे हैं वो। मैंने भेज दिए थे शायद फ्राइडे को, सैटरडे को ही भेज दिए थे। हाँ, ये पोस्ट गुप्ता में है, जितने भी गुप्त के बाद के किंगडम है ना उन सब में ये चल रहा है। ठीक है, देखो दो तीन किंगडम ही मैंने आपको मेन बताया, एक मौर्य और एक गुप्ता। उनसे पहले कौन थे, उनके बाद कौन थे, हम उन्हीं के रेफरेंस में पढ़ते हैं। इनका सेपरेट में इंडिविजुअली कोई ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। इनका यही इंपॉर्टेंट है कि वह गुप्ता के बाद इन्होंने सक्सीड किया। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने करा है। क्लियर? इस टाइम के आपका जो लोग थे वो यादव लीनिएज मानते थे अपना, भैया ये किसके हैं? जो यदुवंशी हुआ करते थे। यदुवंशी याद है कौन है? कृष्ण भगवान के जो डिसेंडेंट होते थे। ठीक है, यानी कि सत्याकी लीनिएज इनका होता था, यादव लीनिएज का ये खुद को मानते थे कि भैया हम उनके वंशज हैं। क्लियर? इस टाइम का एक इंपॉर्टेंट रूलर याद रखना, अमोघ वर्षावत। राष्ट्रकूट में एक इंपॉर्टेंट रूलर है क्या? अमोघ वर्षा। ठीक है, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो समझ भी सकते हो क्योंकि नोट्स में सारा आपको मिल ही जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, उसमें सारा डिटेल में मिल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, तो उसमें आपको वैसे भी कंफ्यूजन होगा नहीं। मेरे वाले नोट्स तो आप वैसे नॉर्मली भी पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे कि टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी समझने के लिए, बहुत ईजी वाली लैंग्वेज में। हाँ, अगर हिंदी ट्रांसलेशन गड़बड़ ना हुई तो। हिंदी ट्रांसलेशन की मैं जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। ठीक है, तो अमोघ वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। इन्होंने एक किताब लिखी है, अमोघ वर्षा जब भी पढ़ोगे तो इनकी किताब याद रखना, कवि राजा मार्ग, कविराज मार्ग। ठीक है, क्या है इनकी किताब का नाम? कविराज मार्ग। अब ध्यान रखना कि इनका हमेशा लड़ाई चलती रहती थी दो किंगडम के साथ। दो किंगडम कौन कौन? इधर पे पाला और इधर वाली साइड कौन हुआ करते थे? प्रतिहारा। तो देयर वाज अ ट्राईपार्टेटे स्ट्रगल। ट्राईपार्टेटे मतलब जिसमें तीन पार्टीज एक साथ इन्वॉल्व हो, तीन अलग अलग देश इन्वॉल्व हो, तीन अलग अलग समुदाय इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर तीन कौन कौन थे भैया? एक तो ये राष्ट्रकूट खुद में हो ही गए, दूसरे कौन हो गए यहाँ पे? पाला ऑफ बंगाल, एंड 10 आपके हो गए प्रतिहारास। क्लियर? और इनकी लड़ाई किस चीज को लेकर चला करती थी? ओवर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। क्योंकि आप देखो कन्नौज में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था लास्ट?
जो कन्नौज में बैठा हुआ था अभी, जिसने कन्नौज असेंबली भी करवाई पीछे, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के हटने के बाद अब कन्नौज में कोई भी इंपॉर्टेंट शासक रहा नहीं, तो उसकी गद्दी तो खाली हो गई। मतलब गद्दी खाली होने का मतलब कि कोई भी उतना एबल रूलर नहीं रहा। अब जब कोई एबल रूलर नहीं रहता तो ऑब्वियसली बात क्या होता है, आसपास के जितने राजा होते हैं उन सबको क्या लगता है कि नाउ इट इज द हाई टाइम कि भैया वी शुड अटैक। जैसे आप देखोगे सेम ये सोच किसकी हुआ करती थी, सुभाष चंद्र बोस की हुआ करती थी। कब? जब ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था, उस टाइम पे गांधी जी ने भी इसीलिए किसको रोका था, सुभाष चंद्र बोस को रोका था। ठीक किया था गांधी जी ने, गलत किया था? अभी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भैया अगर जैसे 1939 से 1945 तक का जो वर्ल्ड वॉर था, 42 के लगभग में सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था कि भैया ब्रिटिशर्स तो उधर बिजी हैं, इट इज़ हाई टाइम कि भैया हम अगर अभी रिवॉल्ट करें तो हम आज़ादी ले लेंगे, और बहुत अच्छे से आज़ादी ले लेंगे, अपने टर्म्स पे आज़ादी ले लेंगे। तो गांधी जी ने समझाया उन्हें, नहीं, ऐसे में हमें साथ देना चाहिए। सही किया गांधी जी ने, गलत किया? हाँ जी, बताओ, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट, एंड प्लीज डोंट से नो कमेंट्स। बताओ बताओ। अरे तो पता थोड़ी ना था हमें। नहीं, हाँ मतलब ये हो सकता था, वन ऑफ द ओपिनियन ये भी हो सकता है, बट औरों को क्या लगता है? मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। शायद आज़ादी का प्रारूप अलग होता है। आपको पता है यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, एंड इट वाज वन ऑफ द नॉट सेइंग टफेस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम, कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो विदाउट गांधी कैसा होता। अरे लिखना था इस पे, सोच, बिना गांधी के आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे देख। आप बताओ क्या हो, आप होते तो क्या लिखते? मॉडर्न तो पढ़ लिया सबने? नहीं पढ़ा है? ये बहुत बढ़िया। किस किस ने पढ़ा है मॉडर्न? आपने? आंखों में झूठ दिखता है भाई तेरे। लड़कों लड़कियां लड़कियों का झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल था, लड़कों का तो चुटकी में पकड़ा जाता है भाई। ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है लड़कियां झूठी भी होती है। हाँ भाई, पढ़ा है? आप में से आपने पढ़ा है? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ तो लास्ट लास्ट का ही है, गांधी तो लास्ट लास्ट में ही है। हाँ जी, पीछे आपने पढ़ा है मॉडर्न? पक्का? हाँ मम्मी कसम, क्योंकि आंखें तो कुछ और बोल रही तेरी। पढ़ा तो होगा, क्लास में तो बैठे ही होंगे। अरे तो सुना तो होगा, जैसे एंशिएंट भी कहाँ पढ़ रहे हो तुम, एंशिएंट भी सुन ही रहे हो। और तो मुझे पता लग जाता है कौन पढ़ रहा है कौन सुन रहा है। ठीक है। हाँ भाई, आप लोग बताओ, आपसे शुरू करते हैं देवी जी। आप लोगों ने पढ़ा है? पहले इधर मैं पूछना भूल गया, आपने पढ़ा है मैम मॉडर्न? अच्छा, हाँ जी, आप पीछे सच्ची सच्ची बताओ, क्लास नहीं ली उसकी? हाँ तो पीछे लास्ट लास्ट का ही है गांधी तो, वही इनका। गांधी तो लास्ट में ही आए थे। गांधी से तो पहले ही आ गए होंगे आप इंडिया में, गांधी तो 1915 में आया था, उनसे तो पहले ही आ गए होंगे। तो, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, गांधी तो 15 में आए थे ना, वो पता। ठीक है, हाँ जी, आप बताओ, विदाउट गांधी हाउ अवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वुड लाइक, मतलब कैसा होता हमारा इंडियन फ्रीडम है? लेट मिलता? ठीक है, और क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है लेट मिलता? हम्म। हाँ। अच्छा, ठीक है, चलो आपका मानना ये है, चलो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट ये हो सकता है। हाँ जी, आप जल्दी, अरे वाह, ये बड़ा बढ़िया सोचा आपने। एक ने बोला कि लेट मिलती, एक ने बोला जल्दी मिलती, क्यों? आपको क्यों लगता है जल्दी मिलती? ठीक है। ओके।
ओके, सो यू थिंक गांधी इज मोर इन सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर देन इन इंडियंस? आज़ादी ले सकते थे, तो क्या मजा है उन्हें लेट करके, बर्थडे ज़्यादा मनाने मिल गए उन्हें, कि अगर जल्दी दिला दूंगा तो ये कदर नहीं करेंगे मेरे, है ना? कि कोई चीज़ अगर बहुत जल्दी मिल जाए तो इंसान को उसकी कदर नहीं होती। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, देश कैसा होता अगर गांधी ना होता तो? आज़ाद देश हमारा कैसा बनता? कौन बोला रे भाई? अभी बुरा है क्या? अभी क्या बुराई है बताओ? हाँ हाँ, पूछो पूछो। हाँ, गांधी जी का खुद का मन था। हाँ, रिपार्टिएशन बोलते हैं वैसे तो उसे, कि मतलब वापस आना अपनी जगहों पे। बट फोर्स्ड, यू कैन से दैट कि लाइक जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, वो भी उनसे मिल के आए थे, एंड बहुत सारे इंडियन लीडर्स उनसे ऑलरेडी मिल चुके थे। तो आफ्टर दैट गांधी वाज कन्विंस्ड, मतलब गांधी, मुझे ऐसा नहीं लगता, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि समवन कैन फोर्स गांधी इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो भाई वो नहीं करते। मतलब जितना मैंने उनकी किताब में पढ़ा है, आप कभी उनकी बायोग्राफी पढ़ना, ठीक है, उनकी बायोग्राफी का नाम पता है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अभी आप उसे पढ़ना, उसको पढ़ के आपको समझ आएगा कि गांधी वॉज नॉट अ पर्सन की जो किसी से जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, कि मतलब अगर किसी ने बोला कि यार चल घूमने चलते हैं और वो चल पड़े, इस तरह के व्यक्ति गए किसी केस की वजह से, वापस आने का डिसीजन उनका खुद का था। ऑल दो सिर्फ केस का कारण नहीं था, उनका एक फैमिली फ्यूड हो चुका था यहाँ पे, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ही वाज वेरी, आप कह सकते हो, नॉट सेइंग इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा, मतलब इज्जत को अपने पे लेने वाले। हाँ, है 18 नहीं, 1893 में तो जन्म हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, नहीं 93 में, 1869 में जन्म हुआ था। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा सा इज्जत प्रेमी ज़्यादा थे, मतलब होता है ना कि नाक वाली बात है, तो उनके भाई का कुछ यहाँ पर कर्ज वर्ज को लेके दिक्कत हो गई थी। आप जब उनकी किताब पढ़ोगे उसमें पता लगेगा कि उनके भाई ने यहाँ कर्जा वर्जा लिया था, वो रीपे नहीं कर पाए, उस वजह से उनकी फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी, एंड गांधी थोड़ा सा वो नाक ऊंची करके चलने वाले लोगों में से थे, और उनको उस समय मौका मिला तो वो चले गए साउथ अफ्रीका। बट आने का डिसीजन प्योरली मेरे हिसाब से तो उन्हीं का था, ऐसे फोर्स तो नहीं कहूँगा मैं। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से इट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि दैट इट वाज नॉट फोर्स, क्योंकि गांधी जब तक इंडिया है, गांधी के इंडिया आने से पहले गांधी गांधी बन चुके थे। देर वॉज अ इमेज, जब आप देखो गांधी जब इंडिया आए थे उनको लेने हजारों की भीड़ पहुंची थी भाई। गांधी अननोन नहीं थे इंडिया के लिए, लोगों को पहले से पता था कि गांधी साउथ अफ्रीका में क्या कर चुके हैं, नेटाल इंडियन कांग्रेस क्या है, फिनिक्स फार्म क्या है, टॉल्स्टॉय फार्म क्या है, ठीक है, और जो मैरिज रजिस्ट्रेशन वाला एक्ट था उसके अगेंस्ट कैसे सत्याग्रह करा। गांधी के लिए हम बोलते हैं ना, द प्ले ग्राउंड ऑफ गांधी वाज नेवर इंडिया, इट वाज साउथ अफ्रीका। उधर नेट प्रैक्टिस करके, और जो रियल मैच, क्रिकेट मैच, आईपीएल मैच खेलने आए वो इंडिया में आए थे, तो प्रैक्टिस उन्होंने साउथ अफ्रीका करी, और रियल मैच उन्होंने इंडिया में आके खेला। आप देखो पहली हंगर स्ट्राइक वो ऑलरेडी वहां कर चुके थे, सत्याग्रह का नॉन कॉपरेशन ऑलरेडी हो चुका था, ये सारी चीजें गांधी साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, चलो मॉडर्न से वापस आते हैं अपने किसके ऊपर, एंशंट के ऊपर। हाँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रकूटास वर वेरी एक्टिव, ठीक है, वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ भैया रिलीजियस पैटर्नेज देने में। और कौन कौन से धर्मों को रिलीजियस पैटर्नेज दिया करते थे भैया? वैष्णविज्म को इन्होंने रिलीजियस पैटर्नेज दी, और शैविज्म को इन्होंने रिलीजियस पैटर्नेज दी। साथ साथ बुद्धिज्म का तो उस समय दौर चल ही रहा था, आप लोग देखोगे तभी आपको देखने को पता मिलेगा कि भैया जो इन्होंने केव्स बनाई हैं राष्ट्रकूटास के टाइम पे, जो क्या बनी है, केव्स बनी है। कौन कौन सी केव्स? दो केव्स मैंने बताई थी आपको राष्ट्रकूटास के टाइम पे। हाँ, बट दो प्रॉपर, ये तो दो टाइप ऑफ केव्स हो गई, मैं दोनों दो अलग अलग केव्स। गुड, यस, वन इज अजंता एंड सेकंड इज एलोरा। आप देखोगे इनमें दोनों के रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, बस ये आपको ध्यान रखना है।
अगला आपका जो किंगडम है दैट इज योर गंगा किंगडम। ठीक है, गंगा किंगडम कहाँ हुआ करता था? देखो गंगा किंगडम यहाँ पे हुआ करता था। ये गंगा किंगडम जो हुआ करता था ये किसका हुआ करता था? ये उड़ीसा के आसपास, मतलब कलिंग के आसपास हुआ करता था। और इनके टाइम पे ही गंगा किंगडम वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ उड़ीसा। इन्हीं के टाइम पे वहाँ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बनी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नरसिम्हा देवा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या बनाया था? कोणार्क टेम्पल बनाया था। कोणार्क टेम्पल पता है किसी को? यस, उड़ीसा में सन का है, मतलब सूर्य भगवान के लिए बनाया गया है कोणार्क टेम्पल। ये ध्यान रखना। इंडिया में बहुत कम टेम्पल है जो सूर्य भगवान के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक और टेम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट है, बताओ किसी को पता है? हैं? ठीक है, और वेरी गुड। और कोई? हाँ, ये तो उत्तराखंड के बता रहे हो ना? हाँ, ये तो तीन चार, क्योंकि उत्तराखंड में वेदों का थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंस था ना, तो सूर्य भगवान को यहाँ फिर भी माना जाता था। सूर्य देव की यहाँ फिर भी चलती थी। वैसे देखो ऑल ओवर द इंडिया जो फेमस है, ये तो आप लोगों को पता है? ठीक है, चलो। और मारतंड सन टेम्पल सुना है किसी ने? मारतंड सुना है? वेरी फेमस सन टेम्पल। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सन टेम्पल है। ऑलरेडी आ चुका है, कश्मीर में पाया जाता है। अब इसके बस रेमिनेंस रह गए हैं, मतलब रिमेन्स रह गए हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि ये अर्ली फॉर्म ऑफ सन टेम्पल्स में था, या अर्ली फॉर्म ऑफ टेम्पल। जैसे आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा देयर आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कि टेम्पल किस किस तरीके से बने। तो शुरू में स्क्वायर शेप टेम्पल बना करते थे, तो मारतंड उस टाइम का है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट आप देखोगे, हमारी जो पार्लियामेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? पुरानी जो पार्लियामेंट हुआ करती थी। हाँ, पता है किसी को कौन सा मंदिर था? और यूपीएससी ने पूछा भाई, ये ध्यान रखना, यूपीएससी ऑलरेडी आस्क यू भैया जो हमारी पार्लियामेंट का शेप है वो किसके बेसिस पे है। सुना है कभी किसी ने नाम 64 योगिनी? 64 योगिनी मंदिर है, उसके शेप पे बना हुआ है एग्जैक्टली, मतलब सर्कुलर है वो पूरा का ऐसा सर्कल। जैसे 5 रुपए का सिक्का है ना, 5 रुपए का सिक्का पार्लियामेंट के ऊपर है, पार्लियामेंट जो है 64 योगिनी के ऊपर बना हुआ है। तो सर्कुलर टेम्पल, वन ऑफ द सर्कुलर टेम्पल है वो इंडिया का। ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के टेम्पल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर होता है, जो गुप्ता के टाइम पे फेमस हो चुका था, मतलब लेटर ऑन आते आते बहुत फेमस हो गया, दैट इज कॉल्ड पंचतंत्र स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। पंचतंत्र में 5 एक साथ बनाए जाते हैं, 5 चीजें एक साथ होती है। तो यार ये सब ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। गंगा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 3 कल्ट्स को बहुत ज्यादा फेमस किया या पैटर्नेज दिया। शैविज्म को पैटर्नेज दिया, दूसरा वैष्णविज्म को पैटर्नेज दिया, और तीसरा आप देखोगे उड़ीसा में एक भगवान का बहुत रेलिवेंस रहता है, जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो जगन्नाथ कल्ट को इन्होंने बहुत ज्यादा पैटर्नेज दिया है। वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी का चलता है तो वो जगन्नाथ जी का ही चलता है। क्लियर? सो यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज सन का कोरनाक टेम्पल, एंड सेकंड इज जगन्नाथपुरी टेम्पल। ये 2 टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के परस्पेक्टिव से। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके नाम भी अलग अलग है। किसी को पता है व्हाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है और ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? हाँ, इनका नाम है अपना अपना, एक का व्हाइट पगोड़ा, दूसरे का ब्लैक पगोड़ा। सर्च मारोगे या गूगल करोगे, देखोगे अगर आप, तो आपको ऐसी चीजें बहुत सारी मिलेंगी। जगन्नाथपुरी टेम्पल तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीजें वहां पर देखने को मिली है। मतलब हवा अगर किसी डायरेक्शन में बह रही होगी तो झंडा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा उसका। हम्म। उन्होंने हवा को पूरा टर्न कर रखा है ना। हाँ, वो है वहां पर। रात को किसी को रुकने नहीं दिया जाता वहां पे। मतलब मैं तो बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैं रहा हूँ वहाँ पे,
और वहाँ पर पता है ऐसी चीज़ें मानी जाती है कि अगर आप खाना खा रहे हो और आपके खाने में आके अगर कोई और जानवर भी खाने लग जाए तो आप उसे हटा नहीं सकते। मतलब आप खा रहे हो और खाते खाते आपकी प्लेट में आके कोई डॉग या कोई बिल्ली भी आके खाने लग जाए तो आप मना नहीं कर सकते उसे, अगर प्रसाद आप खा रहे हो। हाँ, कोई भी कुछ भी आप मना हटाओगे नहीं उसे, ऐसी मान्यता है उसके बारे में। ब्रिटिश ने इन्वेड करने की सोची थी उस मंदिर को, वहाँ के जो बॉडी गार्ड होते हैं उन्होंने रोक लिया था। एक लॉ मतलब ऐसा मंदिर है जिसके उन्होंने अपने बॉडी गार्ड रख रखे हैं, सोचो। आप देखो हर रोज सुबह सुबह वहाँ का मतलब हर रोज सुबह चढ़ा जाता है उस मंदिर के जो शिखर होता है ना, उस पर चढ़ा जाता है और वहाँ पे झंडा चेंज होता है हर रोज। अभी देखना मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। चलो अगला है बंगाल के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, पाला और बंगाल, ठीक। इनकी खासियत यह है कि ये 8वीं सेंचुरी में थोड़ा प्रोमिनेंस में आ गए थे। एंड इसको स्टेब्लिश किसने किया था पाला को? पाला के जो फाउंडर थे दैट इज गोपाला, ठीक है। कौन हुआ करते थे पाला के फाउंडर? तो गोपाला आपके क्या हुआ करते थे? फाउंडर हुआ करते थे। इनकी खासियत ये थी कि भैया इनके टाइम पे जो बंगाल की हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। बंगाल की हिस्ट्री फ्लरिश होने से हुआ क्या कि इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रोपागेट की। दो तरह के बुद्धिज्म इनके टाइम पे प्रोपागेट हुए, एक तो महायान बुद्धिज्म और एक वज्रयान बुद्धिज्म, ठीक है। किसी को पता है महायान हीनयान? तो आई होप आपको पता होगा। ये जो तीसरा सेक्ट निकला है वज्रयान, ये किस तरह का हुआ करता था? या कभी तांत्रिक बुद्धिज्म के बारे में सुना है? नहीं सुना है? चलो बहुत बढ़िया। इस तरह के बुद्धिज्म भी हैं आपके। अब बंगाल की साइड का आप सोच रहे हो तो वहाँ बुद्धिज्म, वहाँ हर चीज में थोड़ा सा तांत्रिक एलिमेंट मिलेंगे। आप अगर हिंदू कल्चर के हिसाब से भी जाओ तो ऐसा माना जाता है कि हर एक गॉड का एक तांत्रिक फॉर्म होता है। हर एक गॉड का, चाहे लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती हो, उनका एक फॉर्म ऑफ तांत्रिक होता है। मतलब अगर आप उसकी भी साधना करते हो तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिलते हैं, बट साधना बड़ा मुश्किल होता है उन्हें तब। तो इधर पे तो आके जो बुद्धिज्म था उसका भी तांत्रिक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। पालास के टाइम की इम्पोर्टेंट ये है कि देखो जैसे नालंदा है, नालंदा कब बनी थी? किसके टाइम बनी थी? याद करो, मैंने लिखवाया आप लोगों को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार, याद करो, मैंने लिखवाया नोट्स में नालंदा के बारे में। किसके टाइम पे नालंदा? कुमार गुप्त के बारे में, ठीक है। तो बस जाके देखो नोट्स में लिखा है, आप लोगों ने नहीं लिखा है? लिखा है। रिवीजन करने का कब सोचा है? आपको पता है अच्छे अच्छे सब्जेक्ट निकल जाते दिमाग से, तो फिर भी हिस्ट्री है। तो जो कुमार गुप्त हुआ करते थे उनके टाइम पे नालंदा बनी थी, वो इस टाइम तक फ्लरिश हो रही थी। इनके टाइम पे यहाँ पर आप 2-3 यूनिवर्सिटीज का और नाम सुनोगे, जैसे विक्रमशिला। सुना है सबने विक्रमशिला? विक्रमशिला सुना है? कहाँ पर है? या उद्यांतगिरी यूनिवर्सिटी। क्लियर, दो यूनिवर्सिटी पालास के टाइम पे सेटअप हुई है। और वैसे तो इन्होंने तीनों यूनिवर्सिटीज को बहुत बढ़ाने का काम किया है। कौन सी? नालंदा जो कि कुमार गुप्त सेटअप कर गए थे, विक्रमशिला एंड उद्यांतरी, ये तीनों यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट। पालास ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इन्हें आगे बढ़ाने में। तो आप कभी देखोगे कि पालास की खासियत तो एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे, रिलीजन को सपोर्ट करा करते थे। क्लियर, रिलीजन में कौन सा रिलीजन को ये ज़्यादा सपोर्ट करा करते थे? बुद्धिज्म वाले को। और एजुकेशन में आप देखोगे इन्होंने तीनों को ही सपोर्ट किया है। इनके टाइम पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। कौन कौन से? दोनों के नाम याद रखना, एक तो धर्मपाल और एक देवपाल। याद रहेगा, धर्मपाल और देवपाल। मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पालास क्यों लिखा है, नाम तो पाल है इनका, पता नहीं इतने सारे ए क्यों लगा देते हैं। चलो, तो सेंट्रल इंडिया के जो भी पोस्ट गुप्ताज थे वो खत्म हो गए। अब थोड़ा सा हमें देखना है साउथ इंडिया की तरफ।
ठीक है, तो साउथ इंडिया यानी कि कौन सा वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में, ये देख रहे हो ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में आपके कौन से रूलर्स अब रहा करते थे उनके बारे में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले रूलर है आपके वो कौन है, आपके चालुक्य। चालुक्य के बारे में सुना है? हाँ जी बताओ, चालुक्य के बारे में सुना है? ज़्यादा नहीं, बस दो तीन रह गए हैं, क्योंकि इसके बाद इनका बस आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ा के मैं खत्म करूँगा। हाँ, तीन को तो एक साथ बोलते हैं, चोल चेर चेरास। ठीक है, चालुक्य थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ करते थे, जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हुआ करता था चोल चेल, नहीं, चोल चेरा पांड्यास, इन तीनों का हुआ करता था। जो पूरा आपका तमिल वाला पार्ट हुआ करता, तमिल और केरला वाला पार्ट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। है, हाँ नॉर्थ के बता तो दिए थे मैंने पहले कि नॉर्थ में था। हाँ ये तो बहुत लंबा है, चेरास तो आप देखो 600 से लेके 600 तक है, 600 बीसी से लेके 600 सी तक, तो इनका तो बहुत लंबा है। इसलिए तो इनकी पूरी हिस्ट्री हमने अलग कर दिया, संगम पीरियड बोलने लग गए कि भैया पूरे के पूरे किसके हैं पार्ट, संगम पीरियड के पार्ट है। अगर आप इनको देखोगे तो बहुतों के कंटेम्प्रेरी निकलेंगे। इसलिए तो आजकल आप देखोगे संगम हिस्ट्री में जब वो जाता है तो संगम हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है आपसे, आप पिछले 2-3 साल का उठा के देख लो, संगम हिस्ट्री का वो लिटरेचर पूछ रहा है। जैसे आप लोगों ने थोलका पीएम का नाम सुना है, थोलका पीएम सुना है कि बासवना का नाम सुना है किसी ने, बासवना, बासवना का नाम अजी किसी ने सुना है? सुना है, कहाँ सुना है? ठीक है, लिंगायत का नाम सुना है कभी मेरे मुंह से, लिंगायत? पक्का? नागपंथी? लिंगायत के संस्थापक हुआ करते थे बासवाना, जो कि कर्नाटका के आसपास थे। लिंगायत मैंने आपसे शायद बताया, मैंने आपको चलते फिरते लिंगायत के बारे में बताया है कि भैया कर्नाटका के आसपास कभी भी याद रखो, और इस बार सीडीएस में आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीडीएस में आया है। अब पता है क्यों आया है आपको, मैं अगर उसका सोर्स ट्रैक करके बताऊं कैसे आया। तो एक मिशन अभी हम लाए हैं, ठीक है, भारत सरकार लाई है, पीआईबी में इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। उस मिशन के तहत जितने भी हमारे पुराने इंस्क्रिप्शन है उनको डिजिटलाइज किया जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन। ऑल दो ये बहुत पुराना है, उसी में अब एक नया चेंज किया हमने, 2002 के समय का है ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन। अब उसमें चेंज ये किया है कि भैया अब हम उन सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज कर रहे हैं, और जब हम उन्हें डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उसके इनॉग्रेशन में मोदी जी ने जिस इंस्क्रिप्शन का नाम लिया है, ठीक है, बहोर इंस्क्रिप्शन के बारे में शायद बोला है, ठीक है, उसी इंस्क्रिप्शन पे सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये पर्टिकुलर रिलीजन कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा या किस में इसका जिक्र मिलेगा। अब आप खुद ट्रैक कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट अफेयर को कैसे पकड़ना है। अदरवाइज अगर आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं वो प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर, उसे बोल सकते हैं आप करंट अफेयर अप्लाइड हिस्ट्री, कि करंट अफेयर में पूछा गया और उसके बेसिस पे हिस्ट्री पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अगर आप उसको हिस्ट्री परस्पेक्टिव से कि भैया हिस्ट्री का कोई टीचर आपको बता दे ये सारे इंस्क्रिप्शन, पढ़ाने को सारे भी पढ़ा दे, याद कुछ रहना नहीं है हमें, तो अगर आपको सोर्स ट्रैकिंग सीखनी है तो ये चीज़ें करनी शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा। पीआईबी सुना है किसी ने, पीआईबी? सच्ची में नहीं सुना? आपने सुना है? ठीक है, किस किस को 6 महीने से ज़्यादा हो गया प्रिपेयर करते हुए? 6 महीने से ज़्यादा हो गया मतलब प्रिपेयर कर रहा है, मतलब ये है। कितने महीने हो गए भाई साहब? हाँ जी इधर 8। पीआईबी का कभी नाम ही नहीं सुना? यार तुम क्या यूपीएससी की तैयारी कर दो, नहीं कर रहे? हाँ तब ठीक है, मैं डर गया था, मैंने भाई साहब यूपीएससी वाले बच्चे ने पीआईबी नहीं पता, मुझे लिटरली डर लग गया था कि भाई पीआईबी तो पता होना चाहिए। पीआईबी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 10 क्वेश्चन आ जाते हैं पीआईबी से, हर साल।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है और ये सरकार खुद रिलीज करती है, तो वहां पे लिखा हुआ एक एक शब्द आपके एग्जाम में लाइन लायक होता है। ठीक है, तो आप वहां पर जब देखोगे कि उसमें जो भी आर्टिकल आया है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में आपको पीआईबी के 10 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे हर साल। ये वाला भी डायरेक्ट पीआईबी में आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। जो भी नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन में बता रहा हूँ, मैंने खुद पीआईबी में पढ़ा था, आप लोग एक बार देख लेना जाके इसे। ओके, तो जो चालुक्यास हुआ करते थे इनके बारे में लिख लो। चालुक्य जो हुआ करते थे बेसिकली ये कहाँ पर रहा करते थे, बदामी रीजन आपका एक हुआ करता था, उधर की तरफ रहा करते थे। और इन्होंने मोनार्की, यहाँ पर जो हेरिडिटरी मोनार्की है उसको सपोर्ट करते थे। दे वर द फिड्यूशरीज, बेसिकली ये किसके फिड्यूशरीज हुआ करते थे, राष्ट्रकूटास के फिड्यूशरीज माने जाते थे। राष्ट्रकूटास के बाद इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चालुक्यास के फाउंडर का नाम लिख लो, पुलकिशन वन। पुलकिशन वन, PULAKESIN, पुलकिशन वन। ये फाउंडर हुआ करते थे, इनकी दो कैपिटल हुआ करती थी, वातापी, VATAPI, वातापी और बादामी, वातापी और बादामी, ये दो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है उसके बारे में याद रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज पुलकिशन टू, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पुलकिशन टू के बारे में आप लोग इतनी चीजें याद रखो कि पुलकिशन टू के बारे में हमें पता लगता है किससे, अहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कौन से इंस्क्रिप्शन से, अहोल, AIHOLE, अहोल इंस्क्रिप्शन। हाँ, अहोल इंस्क्रिप्शन, ये ध्यान रखना। अहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी पूछ चुके हूँ कि अहोल इंस्क्रिप्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, या चालुक्यास का अहोल इंस्क्रिप्शन से क्या रिलेशन। तो जो अहोल इंस्क्रिप्शन हुआ करता था उसमें आपको पुलकेशन टू का जिक्र मिलेगा, और किसकी वजह से मिलेगा, तो इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट, जिसकी वजह से आपको किसका जिक्र मिलेगा, पुलकेशन टू का, कहाँ पर, अहोल इंस्क्रिप्शन में। अब इसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हो जैसे आप लिखना चाहो। इनकी अचीवमेंट सुन लो बस, इन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो इनकी लड़ाई चल रही थी किसके साथ, हर्षवर्धन। तो जो पुलकिशन टू थे उन्होंने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। जब हर्षवर्धन को हराया तो उन्होंने कौन सा टाइटल ले लिया अपने ऊपर, उन्होंने टाइटल ले लिया दक्षिणापथ परमेश्वरा। यस, सॉरी, दक्षिणा पथेश्वरा, लॉर्ड ऑफ साउथ, परमेश्वरा याद आएगा, दक्षिणा पथेश्वरा। क्लियर, इसमें लिख देना आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धन। ये टाइटल उन्होंने कब लिया था, डिफीट आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धन। और कौन सी नदी के किनारे इनकी लड़ाई हुई थी, नालंदा नदी के किनारे इनकी, सॉरी नालंदा, नर्मदा, नालंदा याद आ रहा, मेरे घुटने में चोट लगी तो सर भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे इनकी लड़ाई हुई थी, ये वाली, ये आप ध्यान रखना। फिर इन्होंने जो कादम्बाज हुआ करते थे उनसे भी लड़ाई करी, गंगा से लड़ाई करी, सब जगहों पे इन्होंने लड़ाई करी और ये जीत गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। हुएन सांग जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ये तो आप सबको पता है।
बट वो पुलकिशन टू के किंगडम में भी गए थे। तो हेन सांग ऑल्सो विजिटेड द किंगडम ऑफ पुलकिशन टू, ये आप लोगों को लिख लेना है। किसका? दक्षिणा पथेश्वरा। अब देखो, ये हर्षवर्धन से तो जीत गए, क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रगल देखने को मिलेगा चालुक्यास का विद पल्लवास, ठीक है। और ये वो नहीं होता कि बापों की लड़ाई थी तो बच्चे भी लड़े जा रहे हैं, तो वैसा वाला कुछ आपको कहानी देखने को मिलेगी। तो ये हर्षवर्धन से जीत के आए, ठीक है। बट ये किसके सामने हार गए? ये हार गए आपका नरसिम्हा वर्मन के सामने। नरसिम्हा वर्मन कौन हुआ करता था आपका? एक पल्लवा किंग हुआ करता था, याद रखना। हर्षवर्धन से तो जीत गए, बट एक बैटल हुई जिसको आप लिखो बैटल ऑफ वातापी। हाँ, बैटल ऑफ वातापी, वातापी का युद्ध। ठीक है, लिखो आप कौन सा, बैटल ऑफ वातापी। इसमें ध्यान रखना कि पुलकेशन टू सफर्ड डिफीट फ्रॉम नरसिम्हा वर्मन। जो पुलकेशन टू थे वो हार गए थे किसके हाथों? नरसिम्हा वर्मन। और नरसिम्हा वर्मन के आगे ब्रैकेट में लिख देना पल्लवा किंग, पल्लव राजा हुआ करते थे। क्लियर। अब इनके जो बेटे थे पुलकेशन टू के, विक्रमादित्य, वो लड़ने गए और उन्होंने लड़ते हुए किसको हरा दिया होगा? जिन्होंने इसके बाप को हराया था, ठीक है। लेकिन वहां पर फिर उसके बेटे ने दोबारा इसको हरा दिया, तो ऐसे करके दोनों की लड़ाई चलती रही। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पुलकेशन टू का बेटा था विक्रमादित्य, उन्होंने जो पल्लवा कैपिटल हुआ करती थी कांची, वहां पर अटैक किया था, उसको प्लंडर किया था। और ऐसे ही आपको याद रखना है कि इनके जो लास्ट रूलर हुआ करते थे उसका नाम था कीर्ति वर्मन सेकंड, ठीक है, जिनको कि हरा दिया था किसने? दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग ने कौन सी अपनी कैपिटल स्टेब्लिश कर दी थी? राष्ट्रकूट। जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकूट वाज द फिड्यूशरीज ऑफ चालुक्यास, तो क्लियर रहेगा, है ना, कि भाई कौन किसके फिड्यूशरीज थे, किस तरीके से हुआ। तो जो आपके चालुक्यास थे, चालुक्यास के लास्ट रूलर कौन थे? कीर्ति वर्मन। कीर्ति वर्मन को हराया और कौन अपना किंगडम स्टेब्लिश कर गया? दंती दुर्ग, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन लिख लो, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट इनका एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, केंद्रीयकृत हुआ करता था। केंद्रीयकरण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। विलेज ऑटोनॉमी वाज एब्सेंट, गांव को कोई भी स्वायत्ता नहीं हुआ करती थी, मतलब ऑटोनॉमी नहीं हुआ करती थी। इनकी खासियत ये कि दे हैव ग्रेट मैरीटाइम पावर, ठीक है, नौसेना इनकी अच्छी हुआ करती थी। ये याद रखना कि जो महेंद्र वर्मन वन थे, कौन? महेंद्र वर्मन वन, उन्होंने यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर लाया था। नरसिम्हा वर्मन वन ने जब किसको हराया? किसको हराया था नरसिम्हा वर्मन ने? पुलकेशन टू को। जब उन्होंने हरा दिया तो उन्होंने एक कैपिटल बनाई, या उन्होंने एक जगह बनाई जिसका नाम रखा आज भी मामलापुरम। मामलापुरम, ये ध्यान रखना, मामलापुरम आज भी हमारे आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलकेशन टू को जब हराया किसने? नरसिम्हा वर्मन ने, तो उन्होंने एक जगह बनाई मामलापुरम, MAMALLAPURM, मामलापुरम।
ठीक है। अगला लिखो पल्लवास, पल्लवास ऑफ कांची। ठीक है, जो भी इसमें से मुझे इंपॉर्टेंट डिटेल मिल रही है मैं वो बता रहा हूँ आपको, बाकी कहानी में सुनाई दे रहा हूँ, और कुछ बचेगा तो नोट से एक बार आप रेफर कर लेना, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। सो पल्लवास ऑफ कांची में आप लोग ध्यान रखना कि भैया पल्लवास जो थे वो साउथ इंडिया की तरफ थे। कांची आपको पता है कांचीपुरम जिसे हम आज भी बोलते हैं, कांची की साइड इनकी कैपिटल हुआ करती थी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूलर इनके टाइम पे रहे हैं, जैसे महेंद्र वर्मन वन मैंने आपको बता दिया, नरसिम्हा वर्मन वन मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर नरसिम्हा वर्मन टू, ये भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब इनके टाइम पे हुआ क्या क्या है उसको देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन लिख लो इनका, क्योंकि इनके नाम जो राजा हैं इंडिविजुअल उन्होंने क्या किया उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थे इंपॉर्टेंट कौन थे, नरसिम्हा वर्मन वन जिन्होंने मामलापुरम बनाया था वो मैंने लिखवा दिया आपको पहले, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन लिखो। द पल्लवा स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू कोट्टम्स। द पल्लवा स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू कोट्टम्स, किसमें डिवाइड कर रखा है इन्हें, कोट्टम्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और इन कोट्टम्स को कौन रूल करेगा ये कौन बताएगा, ये किंग बताएगा कि हु विल रूल दी कोट्टम्स। जैसे गुप्ता के टाइम पे भुक्तीज हुआ करते थे, याद करो भुक्तीज का हेड कौन हुआ करता था, हाँ उपारिका, ठीक है, उपारिका उसका हेड हुआ करता था। वैसे ही यहाँ पे भुक्तीज की जगह पे नाम आप सुनोगे कोट्टम्स, ठीक है, सेम प्रोविंशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी कोट्टम्स, और उनको हेड करेगा जिसको भी, हाँ मैंने कुछ पूछा, हाँ कोट्टम्स को हेड कौन करेगा, जिसको भी किंग अपॉइंट करेगा अपने एंड से। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आए, जिन इंस्क्रिप्शन में आपको देवदान के बारे में देखने को मिलेगा, याद है सबको देवदान क्या होता है। फिर ब्रह्मदेव, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हुआ करता था, लैंड टैक्स, ठीक है। ध्यान रखना एंशियंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आंख बंद करके आप लैंड टैक्स लगा सकते हो, क्योंकि उसमें इतना सोचने वाली जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसे टैक्सेशन को लेके यहाँ पे हुआ ही नहीं करता था। अभी मिडेवल आया नहीं है जो भाई आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस टैक्स देखो, रिलीजियस टैक्स तभी लगने शुरू होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बताऊंगा दो तरह के सेक्ट, दो तरह के लोग जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। तो पहले तो याद रखना कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड, कास्ट सिस्टम तो सबको पता है हर जगह पर रिजिड ही हुआ करता था। सेकंड चीज, यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइप ऑफ रिफॉर्मर्स या रिलीजियस प्रीचर्स के बारे में सुनने को मिलेगा, न्यानार और अलवर्स। सुना है किसी ने न्यानार और अलवर्स, क्या होता है न्यानार और अलवर्स, यस, ठीक है। तो जैसे आप इसको समझो इस तरीके से कि जैसे हमने शैविज्म और वैष्णविज्म वाले अलग डिवाइड करें, तो उसमें भी जो लोग ऐसे हैं जो प्रीच कर रहे हैं उनको एक अलग से टर्म बोलने जाने लग गई साउथ इंडिया में, जिसे बोला जाता है न्यानार और अलवर्स। और ध्यान रखना एनसीईआरटी में एक साइड में बॉक्स है न्यानार और अलवर्स का, और मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने वहीं से सवाल पूछा है। जैसे वहां पर लिखा है किसके बारे में, अंडाल के बारे में। अंडाल क्या हुआ करते थे, अंडाल वाज अलवर, हाँ विष्णु भगवान, हाँ कराइकल, हाँ कराइकल जो हुआ करते थे वो न्यानार हुआ करती थी, ठीक है। ये दोनों क्या थी, विमेन अलवर और विमेन न्यानार थी, इन दोनों के बारे में लिखा हुआ है और यूपीएससी पूछ चुकी। तो आई होप आपके लिए सोर्सेज तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा सोर्स पकड़ना है। कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए एक ही सोर्स आई थिंक बहुत बढ़िया है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अच्छे से चार्ट डालो, एनसीईआरटी का ये है कि कोई भी डब्बा नहीं छूटना चाहिए, कोई भी डब्बा छूटा तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस है। ये मैं एग्जांपल के साथ प्रूफ कर सकता हूँ, जैसे कल्याण मंडपा पूछा, कल्याण मंडपा का तो एक डब्बा बना हुआ है, साइड में दिखा रखा है कल्याण मंडपा बिलोंग टू विजयनगर एम्पायर, लोटस महल विजयनगर एम्पायर। और एक था, एक किताब का नाम पूछा था अदर साइड ऑफ साइलेंस, एनसीईआरटी में थी, पढ़िए किसी ने ये सब किताबों के नाम, द अदर साइड ऑफ साइलेंस।
पढ़ोगे आप, अगर ICRT की थीम 3 पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएंगी ये तीनों किताबें वगैरह। ठीक है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, उर्वशी बौतेला ने लिखी थी। चलो, सोसाइटी में न्यानार्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यानार्स के आगे लिख लेना डैश करके शैविज्म या शैव फॉलोवर, और अलवार्स के आगे लिख लेना कौन से फॉलोवर, विष्णु फॉलोवर। फिर ध्यान रखना कि इस समय पे जो भक्ति रिलीजन था, जो भक्ति मूवमेंट था, वो अपने पीक पे चल रहा था। भक्ति मूवमेंट था क्या, किसी को पता है? सूफिज्म तो एक अलग पार्ट हो गया, भक्तिज्म का पूछ रहा हूँ मैं। भक्तिज्म, क्योंकि भक्तिज्म बहुत लंबा चला है, 2 फेज में आया भक्तिज्म। हम्म, तो ये कैसा मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट था कि रिवाइवलिस्ट था? रिफॉर्मिस्ट था। देखो, 2 तरह के मूवमेंट हमारे देश में चलते हैं। एक रिफॉर्मिस्ट की ऑलरेडी कोई धर्म चल रहा है और उसमें कुछ चेंज लाना है, रिफॉर्म लाना है। एक रिवाइवलिस्ट, ये आपका धर्म पहले हुआ करता था बहुत प्रोमिनेंस में, अब कोई और धर्म आ गया है बीच में और उसका ज़्यादा चलने लग गया, तो अब लोगों ने रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलाया कि भैया हमारे धर्म का पुनर्जागरण करा जाए। तो ये जो भक्ति मूवमेंट था, वॉज इट अ रिफॉर्मिस्ट और अ रिवाइवलिस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट? रिफॉर्मिस्ट। हाँ जी, आप लोगों का क्या कहना है? रिफॉर्मिस्ट था, रिवाइवलिस्ट था? रिफॉर्मिस्ट था, हाँ जी। तो रिफॉर्मिस्ट। आप लोगों को रिवाइवलिस्ट नहीं लग रहा कि भैया रिवाइवलिस्ट? रिवाइवलिस्ट था पक्का, क्यों? ठीक है, बुद्धिज्म पीक पे था, जैनिज्म पीक पे था। ठीक है। हाँ, उस समय ज़रूरत लगी लोगों को, जैसे शंकराचार्य, आपने नाम सुना ही होगा। शंकराचार्य पूरे देश भर में घूमे, उन्होंने अलग अलग पीठें बनाई, केदारनाथ, ठीक है, 4 धामों की स्थापना कर दी उन्होंने। तो ये क्यों करा उन्होंने? वो चाहते थे कि जो सनातन धर्म है वो दोबारा से लोगों के सामने आए। रिफॉर्मिस्ट बेटा बाद में, सेकंड फॉर्म जो थी वो रिफॉर्मिस्ट थी। क्यों? क्योंकि तब तक भक्ति मूवमेंट चल पड़ा था, लोग दोबारा से इधर आ गए थे। बट अगेन, दोबारा से लोग किस में चले गए? देखो, 2 समय पे चला है ये। एक 8वीं सेंचुरी में चला है लगभग लगभग, और दूसरा 12वीं 13वीं सेंचुरी के लगभग। और दोनों टाइम पे अलग अलग लीडर्स थे। जैसे एक टाइम पे रामानुजा थे, और दूसरे टाइम पे आप देखोगे कबीर हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो थे वो हो गए। तो बेसिकली बाद में जब दोबारा से इसमें बहुत सारी कुरीतियां देखने लगी, तो फिर हमने इसको रिफॉर्मिस्ट। क्लियर, इतना क्लियर हुआ? तो भक्ति मूवमेंट अपनी पीक पे चला गया था यहाँ पर, और ये क्या करना चाहता था कि जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज है उनको डाउन करना चाहता था। फिर एजुकेशन याद रखना कि जो कांची था, वह कांची बिकम अ, ये बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ एजुकेशन। पल्लवा के टाइम पे जो कांची था वो एक एजुकेशनल सेंटर बन के तैयार हुआ। अब किताबों के नाम लिखो यहाँ पर, ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। देवरम, कंपोज बाय न्यानर्स। देवरम, DEVARAM, देवरम, कंपोज बाय न्यानर्स। लिख लिया? दूसरा देखो, नल्ला यरा दिया प्रबंधम, स्पेलिंग बोलता हूँ, NALA, नल्ला यरा, YRA, यर्रा, दिव्य प्रबंधम। यस, ये किसके द्वारा कंपाइल करी गई है? अलवर्स के द्वारा। अगर अलवर्स पे सवाल आया तो 3 स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी। पहला पूछेगा अंडाल और कराइकल किस किस के थे, वो एक्सचेंज करा था उन्होंने। अंडाल को नैनर बता दिया और कराइकल को हाँ, वो वाला क्या था, कराइकल को अलवर बता दिया। पहली स्टेटमेंट तो ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट आपसे क्या पूछेंगे कि भैया अलवर वैष्णव होते हैं कि शैव होते हैं? और तीसरी स्टेटमेंट ये पूछेंगे देवरम वाली और नल्ला यरादिया प्रबंधन। ठीक है, इसको पढ़ते हुए तो प्रॉपर लग रहा है कि साउथ इंडियन टोन है। क्लियर? ये दोनों, इन दोनों के अंदर क्या हुआ करती है, रिलीजियस हाइम्स हुआ करती थी। तो रिलीजियस जो भी आपकी, क्या बोल सकते हैं, हाइम्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? श्लोक? अच्छा, हाइम्स को हाँ कह सकते हो, पंक्तियां जो भी हुए थे।
तो वो वाली कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें तो यही था। बाकी तो जो भी चीज़ें थी वो हमने कर चुके हैं, इसमें चालुक्यास के बारे में हम कर चुके हैं। हाँ, ये ध्यान रख सकते हो आप कि जो पल्लवा थे इनके टाइम पे आपने वन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो किया है, दैट इज कॉल्ड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, और जो चालुक्यास थे उनके टाइम पे विसारा। तीन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर आपको टेम्पल के इंडिया में देखने को मिलेंगे, नागरा, विसारा और द्रविडियन। ठीक है, नागरा फॉर नॉर्थ इंडिया, विसारा फॉर सेंट्रल पार्ट, ये राष्ट्रकूटा चालुक्यास वाला पार्ट, एंड द्रविडियन फॉर द सदर्न इंडिया। किसी को पता है क्या फर्क होता है? आप लोगों ने देखा तो होगा नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स और साउथ इंडिया के टेम्पल्स का मतलब देखने में ही डिफरेंट लगता है। क्या फर्क होता है? हाँ, वही तो, क्या नोटिसेबल चीज आपने देखी? तो उसमें गर्भगृह नहीं होता? गर्भगृह जो होता है, जिसे गर्भगृह बोल। ठीक है, एक फीचर तो चलो आप लोगों ने हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ये मैं समझ गया आपकी बात। ये तो एक एक डिफरेंस हो गया, और कोई डिफरेंस आप जो बता सको? गोपुरम, गो शिखर भी होते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो शिखर बोला ही नहीं जाता। नहीं, नॉर्थ इंडिया में शिखर बोला जाता है, नीचे तो विमान बोला जाता है उसे, शिखर बोला ही नहीं जाता उधर, उसे विमान। और जैसे होता है ना मंदिर के, तो उसे विमान बोला जाता है। द्यूल क्या होता है, द्यूल? हाँ, किसके अंदर वेल होता है, मतलब पानी का स्रोत कौन से मंदिरों में पाया जाता है? नागर, द्रविड़ा की विसारा? चलो, विसारा तो काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि दोनों के रेफरेंस। नागर में कि विसारा में? हाँ भाई, किस में पाया जाएगा? द्रविड़ का? अच्छा, किसके पे बाउंड्री बनी होगी? बाउंड्री, बाउंड्री, कौन सा मंदिर जो है वो बाउंड्री के अंदर होगा? नागर फॉर्म ऑफ टेम्पल की विसारा द्रविड़ फॉर्म ऑफ टेम्पल? ठीक है, किसका तोरण होगा, किसका तोरण नहीं होगा? गेटवे, तोरण होता है द्रविड़ में? तोरण मतलब गेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यूपीएससी कभी भी फंसाता है तो ऑब्वियस चीजों में फंसाता है। आप लोग जो पढ़ रहे हो गर्भगृह वगैरह, वो तो बहुत ठीक है, वो पढ़ ही रहे हो आप लोग, सही है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे तो पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा कि भैया यूपीएससी किस जगह ले जाके फंसाता है। और ये सिर्फ प्री के लिए नहीं मैं इंपॉर्टेंट बता रहा, ये मेंस में भी है। सोचो, उसने आपसे पूछ लिया कलिंगा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, अगर पूछ लिया या कलिंगा फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कलिंगा में चल क्या रहा है। जैसे कलिंगा में नागर चलता है, बट नागर का भी थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें, हर जगह के हिसाब से। जैसे ये है ना रेखा द्योल, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेखा द्योल आपका यूपीएससी पूछ चुका है कि रेखा द्योल कहाँ, किस टाइप ऑफ मंदिर में मिलती है? तो कलिंगा टाइप ऑफ मंदिर में मिलती है, वो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। क्लियर? सो यही था एंशियंट हिस्ट्री का। बाकी इसमें जो नोट्स हैं जब आपको मिल जाएं तो उनको एक बार पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, कल मैं ट्राई करूँगा कि अगर पीपीटी बन गई तो करवा दूँ आप लोगों को। ठीक है जी, ऐड नहीं हुआ तो बाकी इतने सारे हैं उसमें तो, सारे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेट मी सी,
बता रहा है यार, ये तो सारे ही सारे फुल बता रहा है। देखते हैं, अगर बनेगा तो इसमें इसी में मिल जाएगा तेरे को लिंक, अगर और मेंबर्स का बनेगा, क्योंकि इसमें फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाते हैं ना रोज सुबह।